हाय, हेलो मेरे भाई, छोटे भाई-बहनों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक जो हमारा क्लास 9th अर्धवार्षिक पेपर है, इसका टोटल सॉल्यूशन लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बट उसमें मैंने क्या किया था कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और आपके जो खालिस्तान थे, मैचिंग वगैरह, जोड़ी वगैरह थी, उसका मैंने सॉल्यूशन डाला था। अभी आपका भाई जितने भी इसके सारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेके आया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक है, किस तरह से हम इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखिए, इसको हम पिछले पेपर में बता चुके हैं। देखिए इस तरह से कि ये क्या होते हैं, मैं सबके इस तरह से राइट क्वेश्चन लगा चुका हूँ, तो आप देख लेना। सबके मैं राइट लगा चुका हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसे यहाँ पर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो था रिक्त स्थानों को लेकर, तो रिक्त स्थान भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन था हमारा ये सत्य को लेकर, तो मैंने सत्य का भी आपको सॉल्यूशन दिखा दिया। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह से देख लीजिए इसको भी, तो इसकी मैचिंग वगैरह है, मैंने मैचिंग भी अच्छे से आपको बता दी है, ठीक है। इस तरह से हमारे जो एक नंबर क्वेश्चन है, तो इस तरह से मैं इन क्वेश्चनों को अभी आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो क्वेश्चन हमारे विसरण किसे कहते हैं, तो विसरण क्या होता है? किसी भी तीव्रता का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहना, ठीक है। एक अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहना, उसको हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। आश्वासन विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? द्रव्य में से जो भारी कण होते हैं, उनको पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। द्विपरमाणुविक अणु किसे कहते हैं? ऐसे दो परमाणु जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनवाते हैं। या एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? द्विपरमाणुविक अणु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? द्विपरमाणु अणु। परमाणु की परिभाषा आप जानते ही होते हैं। परिभाषा क्या है? परमाणु की परिभाषा हम कैसे लिखते हैं? परमाणु एक अत्यंत सूक्ष्म कण होता है या अविभाज्य कण होता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? तो डाल्टन ने की थी। इस तरह से पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है, मैं बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। पेरेन्काइमा होता है इसके लिए, और इसके लिए, ठीक है, विभुजतक ऊतक, इसके ऐसे कह सकते हैं, विभुजतक ऊतक होता है इस तरह से, ठीक है। पौधों की यांत्रिक सहारा पौधों को कौन देता है? तो यांत्रिक सहारा पौधों को कौन सा देता है? स्क्लेरेनकाइमा इसका जो होता है, वो टिश्यू होता है, वो उसको सहारा देता है। इस तरह से देखिए दोस्तों, अब हम इसके जो सॉल्यूशन लेके आए हैं, मैं इसको सॉल्यूशन आपको इस तरह से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया है, परमाणविकता क्या होती है? तो इसके लिए देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले अपनी क्वेश्चन दे दिया है। जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा दिख रहा है कि परमाणविकता क्या होती है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन लिखा है। देखिए, परमाणविकता के लिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इसका जो अथवा का क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इसके लिए भी हमने क्या है, इसका भी उत्तर लिखा है। तो इस तरह से आप इसका भी देख लीजिए, इसका भी हमने क्या है, उत्तर लिखा है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का जो हमारा द्रव्यमान किसी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन के दौरान कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है, यानी यानी हम कह सकते हैं ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का क्या होता है? विनाश होता है। ये तो दोस्तों इस तरह से प्रक्रिया, या इस तरह से चाहे रासायनिक प्रक्रिया हो, चाहे भौतिक परिवर्तन हो, चाहे रासायनिक क्रिया, चाहे भौतिक क्रिया, जिसमें द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान हमेशा कैसा रहता है? स्थिर रहता है। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस तरह से जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, ये निपट जाता है दोनों। इसके बाद हम 7वें जो नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात का नियम का एक उदाहरण सहित बताइए। तो निश्चित अनुपात का जो उदाहरण सहित बताना है, देखिए दोस्तों, हम इसको भी देखते हैं। निश्चित अनुपात का जो हमारा, देखिए, तो जी हमारा निश्चित अनुपात का मैंने लिख दिया है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, निश्चित अनुपात का एक नियम सहित बताइए, ठीक है। निश्चित अनुपात, देखिए हम क्या होता है, हम समझते हैं अच्छी तरह से। देखिए क्या लिखा है, किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का द्रव्यमान के आधार पर अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। अगर हम द्रव्यमान दें किसी भी तत्व का, तो उनमें अनुपात उनका निश्चित रहता है। उदाहरण के लिए जैसे H2O किसका फॉर्मूला होता है? जल का। तो इसमें क्या होता है, इसका जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1,
और ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होता है 8। तो देखिए इनमें चाहे Jal2 चाहे आप पानी कहीं से भी ले लो, चाहे नदी का पानी ले लो, चाहे तालाब का पानी ले लो, चाहे समुद्र का पानी ले लो, सबका जो द्रव्यमान रहेगा वो इतना ही रहेगा, यानी द्रव्यमान का बदलता नहीं है। इस तरह से देखिए दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा निश्चित अनुपात के नियम। उदाहरण भी मैंने दे दिया H2 का, आपको उदाहरण भी देते हैं। तो इस तरह से देखिए H2 का हमने उदाहरण भी ले लिया जैसे करके, तो इस तरह से आपको पेपर में लिखना है। इसके बाद जो इसका अथवा वाला क्वेश्चन है वो क्या है, CaCO3 का अणुभार ज्ञात कीजिए। दोस्तों CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम इसको क्या बोलते हैं, तो आप पहले तो इसी को याद रखना है क्योंकि इसका नाम ही पूछ लेता है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम 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 कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, सॉरी यहाँ पर नेट आएगा है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये किसका सूत्र है, इसी का हिंदी कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और ये किस में पाया जाता है, संगमरमर में पाया जाता है। संगमरमर, मंगमर भी लिख लेना। ये किस में पाया जाता है पूछ लेता है, संगमरमर में, संगमरमर, संगमरमर में ये होता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब इसका हम देखते हैं, इसका जो परमाणु, हमें क्या करना है, इसका अणुभार ज्ञात करना है। तो अणुभार देखिए दोस्तों इस तरह से हम इसका अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने लिख दिया CaCO3 का अणुभार ज्ञात करना है। तो सी का अणुभार कितना होता है 40। आप कहोगे सर कैसे 40 होता है, तो जो कैल्शियम होता है हमारा, इसका परमाणु भार होता है 20। कितना होता है इसका परमाणु भार, और जब अणुभार क्या होता है, जब 20 इसमें परमाणु है तो 20 इसमें प्रोटॉन है तो 20 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 20 इसमें प्रोटॉन है तो 20 इसमें न्यूट्रॉन होंगी लगभग कितना, तो इसका डबल हो जाता है। तो कैल्शियम का 20 हो जाएगा इसका परमाणु अणुभार। इसका कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन के अणु का होता है कितना 16। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के अणु हैं, यानी कि कह सकते हैं 16 3 48। अब टोटल इनको जोड़ेंगे, देखिए हम कैल्शियम का जोड़ेंगे 40 तो 40, कार्बन को जोड़ेंगे 12 तो 12, ऑक्सीजन ये 16 गुणे 3 तो जो 16 का टोटल निकल लिया था हमने 48, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ गया 100। हम कह सकते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका जो अणुभार है वो कितना है 100। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कैसा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा हम देखते हैं। देखिए इस तरह से मैं आपको सारे सॉल्यूशन दिया, देखिए इस तरह से। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8 नंबर का, 8 नंबर क्वेश्चन परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान की हमें क्या करना है, परिभाषा। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु क्रमांक। सबसे पहले क्या देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या है, देखिए तो परमाणु किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। ये होगी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। इसके बाद इसकी द्रव्यमान क्रमांक किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्रमांक कहलाता है। इस तरह से आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे पेपर में सीधे सीधे ऑब्जेक्ट पूछ लेगा, जो द्रव्यमान होता है वो किस में होता है, तो द्रव्यमान में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में उपस्थित होते हैं उन दोनों को जोड़ देते हैं तो उसको क्या बन जाता है, द्रव्यमान। और अगर अकेले नाभिक में उपस्थित क्या प्रोटॉन की संख्या को देखते हैं तो वो बन जाता है हमारा परमाणु क्रमांक। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 8 भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है भाइयों, इसके बाद हम देखते हैं अपना जो इसका अथवा वाला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां। तो इसी के अथवा हम देख लेते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां। देखिए इस तरह से हमने अथवा लिख दिया है, ऐसे वैसे अथवा आ गया हमारा। और इसमें देखते हैं हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। पहला क्या था, पहली जो कमी थी, यह परमाणु की स्थिरता को नहीं समझा पाए। एक तो ये इन्होंने बता ही नहीं पाए थे ये कि परमाणु क्या है, स्थिर है या गति करता है, किस प्रकार का कण है। तो एक तो ये कमी होगी थी। दूसरा था परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी विफल रहे, यानी कि ये जो परमाणु है इसकी रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी है नहीं कर पाए थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, इसका अथवा का भी हो जाता है। अब हम देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 9 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, बोहर के परमाणु मॉडल की मुख्य सिद्धांत लिखिए। बोहर के परमाणु मॉडल के मुख्य सिद्धांत। तो बोहर के परमाणु मॉडल के मुख्य सिद्धांत नंबर 9 पे देखते हैं। तो देखिए इस तरह से बोहर के परमाणु मॉडल की सिद्धांत, बोहर के परमाणु मॉडल का सिद्धांत। तो यहाँ पर मैंने सिद्धांत लिख दिया सीधा, आप यहाँ पर सिद्धांत डाल के लिख सकते हो। ठीक है,
ये मैंने सिद्धांत ही लिखा है, ठीक है। इसलिए तो सिद्धांत क्या है, इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षाओं में रहते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। यानी कहने का मतलब है, जब तक इलेक्ट्रॉन कक्षा में रहता है, जब तक वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तब यह ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक देखिए यहाँ पता है कि यहाँ पर जो नाभिक होता है, और यहाँ पर जो कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन में चक्कर लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब तक इसमें चक्कर लगाते रहेंगे, जब तक चक्कर लगाएंगे तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते। परंतु जब इस कक्षा में आएंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं, इनको ऊर्जा का या तो अवशोषण करते हैं या ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे बोहर का ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारे बोहर के परमाणु मॉडल का सिद्धांत, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। अब इसकी जो अथवा में क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसका अथवा का क्वेश्चन है, समस्थानिक के किसी ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो समस्थानिक के नाम लिखिए। तो इस तरह से इसको देख लेते हैं हम। देखिए दो समस्थानिक किस तरह से लिखा है मैंने। सबसे पहले हमने ये समस्थानिक की परिभाषा डाल ली। पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे समस्थानिक की। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या कैसी हो, समान, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनकी परमाणु संख्या कैसी हो, समान होती है, तथा द्रव्यमान, जी लिखा देखो, द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, अलग अलग होती है। यानी भिन्न भिन्न भी कह सकते हैं या अलग अलग भी कहते होती है, यह समस्थानिक कहलाती है। और दो, जैसे उन्होंने दो उदाहरण पूछे, तो ये होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक H1, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, देखिए। और यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान देखो, यहाँ इधर इसका परमाणु क्रमांक 1 है और इसके परमाणु द्रव्यमान हो गया 2। तो ये हाइड्रोजन के परमाणु की समस्थानिक है। इस तरह से हमने दो समस्थानिक लिख दिए, दो पूछे गए हैं, देखिए इसमें दो पूछे भी गए हैं समस्थानिक परिभाषा देते हुए। दो उदाहरण दीजिए, यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं, तो उदाहरण भी हमने समझा चुके हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से अब हम देखेंगे दूरी और विस्थापन में हमें क्या देखना है, दूरी और विस्थापन की परिभाषा। तो दूरी और विस्थापन की परिभाषा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो हमारा रहेगा 10 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका जो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दूरी और विस्थापन की परिभाषा। तो सबसे पहले हम दूरी की परिभाषा देखते हैं, फिर विस्थापन की परिभाषा देखेंगे। देखिए तो दूरी की परिभाषा क्या है, दूरी की परिभाषा, दूरी वह लंबाई है जो किसी वस्तु द्वारा किसी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए तय की जाती है। कहने का मतलब है कि कोई बिंदु, एक वस्तु यहाँ से चल रही है और यहाँ से ये हो जाएगा इसका प्रारंभिक बिंदु, और प्रारंभिक बिंदु से इस अंतिम बिंदु तक जब चलेगी, तो इसी के जो बीच की जो ये होता है, ये हो जाती है इसकी क्या दूरी। तो समझ में आया, ये क्या हो जाएगी इसकी दूरी। अब इसके बाद विस्थापन की परिभाषा। तो वह दूरी विस्थापन क्या है, विस्थापन वह दूरी है जो एक वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी मूल स्थिति से तय करती है, कहने का मतलब, ठीक है। अपनी विस्थापन वह दूरी है जो एक वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी मूल स्थिति से तय करती है। एक निश्चित समय के बाद, जैसे मान लो यहाँ से हमने यहाँ तक तय की, और कुछ समय बाद जी यहाँ से थोड़ी बहुत यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, तो मतलब जो उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो इस तरह से आपको दोनों की परिभाषा याद रख लेना है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं है। इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे टिक लगा के रखिए। एक पिंड 4 सेकंड में 20 मीटर तय करता है, तो इसकी चाल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, मैंने अच्छी तरीके से इसको लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम इस तरह से देखिए दिया है, सबसे पहले हम कह लें कि हमें समय कितना दिया है। देखिए इस तरह से देखिए, पहले हमें समय कितना दिया है, समय दिया है देखिए 4 सेकंड, और हमें जो दूरी दी है वो कितनी है, 20 मीटर। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है, समय दिया है, समय 4 सेकंड, और दूरी दी है हमें 20 सेकंड, और चाल हमें ज्ञात करनी है। तो चाल का जो फॉर्मूला होता है आपको भी याद रखना है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखिए दूरी हमें दी है कितना, 20, तो हमने 20 रख दिया, और समय कितना दिया हमें, देखिए समय दिया है दोस्तों, 1 मिनट, समय देखिए जो समय है, वो समय हमें कितना दिया है, समय दिया है हमें 4 सेकंड, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अपने 4 रख दिए। अब 4 का जब इसमें हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो चाल बराबर कितना हो जाएगा,
5 मीटर, और जो मीटर में था ना, ये मीटर में था तो मीटर यहाँ पर रहेगा, वहाँ तो समय था सेकंड में तो सेकंड भी रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि चाल बराबर 5 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर की 5 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, इस तरह से देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कौन सा, जी हमारा जी 10 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो 11 नंबर का 11 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है। ठीक है, देखिए इसके जो 11 नंबर का क्वेश्चन है कि समान वेग, क्या है क्वेश्चन, समान वेग और समान त्वरण में दो अंतर लिखना है। सिर्फ समान वेग और समान त्वरण में अंतर, देखिए तो इस तरह से मैंने लिख दिया, समान वेग और समान त्वरण में अंतर। वेग, इसमें ये पहला जो है वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर है। जो समान वेग है ये विस्थापन में परिवर्तन की दर है, और जो समान त्वरण है ये त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है। इस तरह से आपको याद रखना है। और जो वेग होता है, वेग की एसआई इकाई, इकाई पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो इकाई होती है वो होती है मीटर, इसको मीटर बोलते हैं एम से, मीटर प्रति सेकंड, ये प्रति का चिन्ह है यहाँ पर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर प्रति और सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। इसी तरह से इसको भी त्वरण की ऐसा इकाई जो होती है मीटर प्रति वर्ग सेकंड, वर्ग हो है ना, तो वर्ग, इस तरह से इसको हिंदी में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा किसका, इसके 11 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 11 मैंने डाला हुआ है पहले से ही, 11 नंबर का। अब इसके अथवा का क्वेश्चन और देख लेते हैं कि गोत्रीय त्वरण क्या है और पृथ्वी की सतह पर इसका मान। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये वाला। देखिए इसको भी हम करते हैं, समझते हैं अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को अगर आप अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर कर दें, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन बन जाए, वो मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डाल लिया गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जान लेते क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण किसी वस्तु प्रति सेकंड वेग में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ रहता है, गुरुत्वीय त्वरण किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से। और इस पर पृथ्वी पर इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर प्रति वर्ग सेकंड। ये इंपॉर्टेंट पूछ लेता है भैया, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है। तो ये पूछा गया है बहुत बार क्वेश्चन, आप अच्छी तरह से इसको याद रखें। ठीक है, इसकी वजह से इसको याद आपको रखना है। और जो इसका क्या पूछा था, इसका गुरुत्वीय त्वरण का, इसका पृथ्वी पर सतह मान देख लिया, ये हो गया। देखिए हमारा 11 नंबर। आप देखते हैं हम इसका 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम देखते हैं सबसे पहले। तो 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए जी, हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखते हैं हम इसको, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन गति का नियम, प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये न्यूटन का कौन सा है, जी न्यूटन का कौन सा नियम कह रहा है, जी न्यूटन का प्रथम नियम कह रहा है, 12 नंबर का। ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से जो इसको जो एक मैं बता दूं, जो उसका अथवा का क्वेश्चन है ना, वो इसी को दे दिया है। बस इसका अंतर याद रखना, क्योंकि जड़त्व जो होता है, जड़त्व किसे कहते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। आप आपसे पूछ सकता है कि जो न्यूटन का जड़त्व क्या है, तो न्यूटन का प्रथम ही नियम है। तो यहाँ पर मैंने अथवा में लिख दिया, जड़त्व को न्यूटन के प्रथम नियम कहा जाता है, और इसके दो प्रकार होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। इस तरह से आपको, अगर आपसे पूछे जड़त्व क्या है, तो जड़त्व के बारे में आपको इसको लिख देना, या इसी परिभाषा को आपको जड़त्व में लिख देना, उसके दो जो नियम या प्रकार लिख देना है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों देखिए आपको देख लेना है। ठीक है, इस तरह से अब हम देखते हैं। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, न्यूटन के तृतीय नियम को उदाहरण सहित बताना है। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है, अरे ये लाइट डिस्टर्ब कर रही है ना, न्यूटन का जो तृतीय नियम है ना, देखिए तो हम यहाँ से हम जो न्यूटन का जो तृतीय नियम है 13 नंबर का, 13 नंबर, तो देखिए यहाँ पर हमने 13 डाल दिया। अब इसका देखते हैं न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है। न्यूटन का तृतीय नियम को समझते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को अकेले धकेलते हैं तो उसका हमारे विपरीत बल लगता है। कहने का मतलब ये देखिए दोस्तों, हम खड़े हैं और यहाँ पर एक वस्तु खड़ी है, तो अगर हम इस वस्तु को धकेलेंगे ना, तो ये वस्तु हमें इस साइड धकेलती है। अगर हम वस्तु को इधर धकेल रहे,
हम इधर से वस्तु को धकेलेंगे तो वस्तु हमारे ओर प्रतिकोण करती है, यानी कि यह उल्टी की दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करती है। इस तरह से कहती है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हमारी ओर कैसे लगाती है, बल लगाती है। यह इस तरह से होता है। इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। अथवा क्वेश्चन क्या है इसका, तो वही इसका अथवा का क्वेश्चन है, संतुलन और असंतुलन बल में दो अंतर लिखिए। तो देखिए संतुलन असंतुलन बल में इस तरह से आपको लिखना है, संतुलन में कुल बल शून्य होता है, असंतुलन बल में कुल बल शून्य नहीं होता है। और संतुलन में वस्तु की मात्रा समान रह होती है, और इसमें वस्तु की जो असंतुलन जो वस्तु की मात्रा है वो असमान होती है। इस तरह से देखिए दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन, इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे हम अपने जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण क्या है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण, इसके बाद देखते हैं हम सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए दोस्तों मैं सारे सॉल्यूशन इस तरह से लिखा है। देखिए सबसे पहले जो हमारा जो ये 40 नंबर का 14 नंबर का क्वेश्चन है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण। तो आपको इस तरह से हेडिंग डालना है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण लिखना है कि लिखना है ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड लिखा है, ठीक है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी एक दूसरे को अपने अपने पास खींचता है। यह आकर्षण बल दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से इसका जो फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। आप देखिए यहाँ से जो इसका जो फॉर्मूला है बहुत बार पूछा गया है। एफ क्या है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण है। और जो जो जी है ना, जो जी होता है, ये सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण होता है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। और इसमें एम आई जो है, जो M1 और M2 होता है, देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने M, ये कणों का द्रव्यमान होती है। और आर जो होती है ये क्या होती है, केंद्र के बीच की दूरी होती है। और इस तरह से जो बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण होता है। इस तरह से इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी तरह से आपको पेपर में लिखना है, आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो इसका अथवा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आया कि 20 मीटर की ऊंचाई पर पत्थर गिराया जाता है तो उसे भूमि पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इस तरह से देखिए, तो अब देखिए इस तरह से जो हम निकाला है हमने कि जो जिसका जो सूत्र होता है T बराबर होता है √2h बटे जी प्रति जी बटे जी। यहाँ पर h क्या होती है, ऊंचाई होता है। हमें पता है g का मान हमने पढ़ा था अभी 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। तो t बराबर जो हो गया, हमने यहाँ पर h हमें दिया है, h हमें कहाँ दिया है, देखिए क्वेश्चन में h दिया है हमें, यहाँ देख सकते हैं हम क्वेश्चन में हमें h यानी ऊंचाई दी है। इसको क्या कर सकते हैं हम, h लिखते हैं, ऊंचाई को क्या कैसे प्लस करते हैं, h थे। तो हमें यहाँ पर h दिया है, तो h की यहाँ पे हम क्या रखेंगे 20। तो देख दिया हमने, रख दिया 2 × 20। और यहाँ पर जी की यहाँ पर रख दिया हमने ये वाला मान, तो यहाँ रख दीजिए मान। जब इसको गुणा करेंगे तो 40 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, और जब इसका पॉइंट निकालने के बाद यहाँ पर 400 या 400 में जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4.08 हो जाएगा। और जब इसको रूट को हटाते हैं तो इसका वर्ग निकल आता है जो, तो कितना आएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 2.2 सेकेंड लगभग। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कि हमने यहाँ तक कि ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। देखिए दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मेरे पास ना जो नेट नहीं है, तो इस तरह से अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसके जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो अपने ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा दोस्तों। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि इसका और सॉल्यूशन लाऊं मैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अपने ऐसे भाई जिनको इसकी ज़रूरत है तो उनके पास इस सॉल्यूशन को सेंड कर दें, भेज दें, ठीक है। थैंक यू, खूब है, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।